मुझे नेपाल आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे। मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब ऑफ़र हुई थी। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने हिंदुस्तान के बजाय नेपाल में काम करने को तवज्जो दी। लेकिन सारा मसला मेरी रिहाइश का था। यहाँ पर रिहाइश बहुत महंगी थी। अगर मैं अपनी रिहाइश अपने खर्चे से करता तो हिंदुस्तान कुछ भी नहीं भेज सकता था। मेरी सारी तनख्वाह शायद नेपाल के खर्चे में ही निकल जाती। इसीलिए मैं एक सस्ती जगह ढूंढने के चक्कर में था कि जब मेरे ऑफिस के मैनेजर ने मेरा ये मसला हल कर दिया। कहने लगा कि हमारा बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर एक क्वार्टर बिल्कुल खाली है, हम तुम्हें वहाँ किराए पर दे सकते हैं और उसका किराया भी बहुत कम लेंगे। ये सुनकर तो मैं बेहद खुश हो गया। मैंने कुछ पैसे उस मैनेजर को एडवांस दिए और उसके साथ उसके घर चला गया। काफ़ी बड़ा सा बंगला था, बाहर छोटा सा लॉन था और एक क्वार्टर किसी अलग ही एक कोने में बना हुआ था। घर से उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं था। घर की पिछली तरफ एक बड़ा सा अस्तबल था जहाँ पर अच्छी नस्ल के घोड़े पाले हुए थे। मैंने अपना सारा सामान उस छोटे से क्वार्टर में रखा। खाने पीने की मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, सब कुछ उस मैनेजर की जिम्मेदारी थी। मैं तो काफ़ी टेंशन फ्री हो गया था। मुझे घर जैसा माहौल भी मिल रहा था और वो भी बहुत कम पैसों में। और फिर क्वार्टर का दरवाज़ा खोलते ही बाहर खूबसूरत लॉन देखकर सुबह ही सुबह मूड एकदम फ्रेश हो जाता था। शाम की चाय के बाद मैं अपने क्वार्टर के अंदर बैठकर ही ऑफिस का कुछ काम अपने लैपटॉप पर करने लगा। क्वार्टर का दरवाज़ा शीशे का था और पूरे क्वार्टर में जगह जगह खिड़कियां लगी हुई थी जिससे पूरा लॉन नज़र आता था। यहाँ रहते हुए मुझे कुछ दिन ही हुए थे और उन कुछ दिनों में मुझे मालूम नहीं हुआ था कि मैनेजर के घर में रहता कौन कौन है। एक तो मैंने भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी और दूसरा मैंने अभी तक किसी को लॉन में टहलते या उठते बैठते नहीं देखा था कि मुझे अंदाज़ा होता। मैं अपने क्वार्टर में बैठा था। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए मैं लैपटॉप पर काफ़ी देर अपने काम में मसरूफ़ रहा। मैंने सारी खिड़कियां खोल रखी थी। ताज़ा हवा दिल को सुकून पहुंचा रही थी। तभी मुझे क्वार्टर के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, इसीलिए चारों तरफ खामोशी का राज था। इसीलिए ज़रा सी आहट भी सुनाई दे रही थी। मैंने चौंक कर देखा तो एक लड़की मुझे लॉन में नज़र आई। देखने में तो वो लड़की ही लग रही थी जिसने ट्राउज़र और शर्ट पहन रखी थी। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे देखा था। पहले तो उस लड़की ने अलर्ट नज़रों से पूरे लॉन को देखा। मुझे ये बात उसकी बड़ी हैरानी में डाल गई। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे क्वार्टर में सिर्फ नाइट बल्ब ही जल रहा था। मैं सिगरेट पीने का शौकीन था, इसीलिए उस वक्त भी सिगरेट पी रहा था। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, उस लड़की के बाल खुले हुए थे और कमर तक आ रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसके हाथों की सफ़ेद रंगत को देखकर समझ गया था कि लड़की खूबसूरत होगी। लेकिन रात के इस पहर वो लॉन में खड़ी क्या ताका झांकी कर रही थी। उस लड़की ने पूरे लॉन में नज़र दौड़ाई। ये शुक्र था कि उसने क्वार्टर की तरफ नहीं देखा, वरना मैं उसे नज़र आ जाता। फिर मैंने देखा वो लड़की धीमे धीमे कदम उठाती हुई उस बंगले के पिछली तरफ जाने लगी जहाँ पर घोड़ों का अस्तबल था। मैंने अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी देखी तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस वक्त ये लड़की चोरी छुपे दूसरी तरफ बने अस्तबल में क्या करने जा रही है, वो भी ऐसे चोरों की तरह, क्योंकि उसने पूरे लॉन में ऐसे ही देखा था कि जैसे उसे कोई देख तो नहीं रहा। वो छुप छुपाकर पीछे की तरफ जा रही थी। उस लड़की का पीछे अस्तबल में जाना मुझे इतना अजीब नहीं लगा जितना कि यूं छुप छुप कर जाना लगा था। वो अपने हुलिये से कहीं से भी मुझे चोर या कोई नौकर टाइप की नहीं लग रही थी। शायद मैनेजर की बेटी थी, या फिर मैनेजर तकरीबन 50-55 के लगभग उम्र का था और ये लड़की मुझे दूर से देखने में तो 20-21 से ऊपर की नहीं लग रही थी।
मैं सिगरेट पी रहा था और उसी लड़की के बारे में सोचने लगा कि रात के इस पहर वो पीछे अस्तबल में क्या करने गई थी। वहाँ तो इस वक्त घोड़ों के अलावा और कोई नहीं होता। घोड़ों की देखभाल के लिए भी मैनेजर ने जिसे रखा था वो भी रात होते ही चला जाता था। सुबह मेरी तो छुट्टी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि देखता हूँ ये लड़की वापस कब आती है। मैं सिगरेट पीता रहा, खिड़की पर खड़ा रहा। मुझे यह एहसास होने लगा कि अगर वो आई तो सामने उसकी नज़र क्वार्टर पर ही पड़ेगी और वो मुझे देख लेगी। मैंने नाइट बल्ब बंद कर दिया। अब क्वार्टर में बिल्कुल अंधेरा था। मैं खिड़की के पास जाकर दोबारा खड़ा हो गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत चुके थे। वो लड़की वापस नहीं आई। उन 3 घंटों में मेरा दिल कई बार ये सवाल उठाने लगा कि क्यों ना मैं चोरी छुपे जाकर देखूं कि वो अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी कि मैं क्यों उसका पीछा कर रहा हूँ। एक गैर मुनासिब सी बात थी। खैर 4 घंटे बाद जब हल्की हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी तो वो लड़की लॉन में आई। लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ से जलता सिगरेट गिरा था। बुरी तरह से बदहवास थी। चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वो यूं हाँफ रही थी कि जैसे न जाने ऐसा क्या करके आई हो। उसका पूरा ट्राउज़र, शर्ट पसीने से गीला हो चुका था। उसने दोबारा से लॉन में एक नज़र घुमाई और फिर से घर के अंदर की तरफ चली गई। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म लिया। लेकिन मैंने खुद को झटका कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सुबह मेरी आंख दरवाज़ा खटकने पर खुली। मैं रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से ही मैंने आंखें खोलकर देखा। वही नौकरानी थी जो रोज़ मेरे लिए नाश्ता लेकर आती थी। आज भी उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मैंने बेमन से उठकर दरवाज़ा खोला। उसने नाश्ते की ट्रे रख दी। कहने लगी, आज क्या घोड़े गधे बेचकर सोए थे? कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ। मुझे क्या कोई और काम नहीं है जो यहाँ खड़ी तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँ कि लाट साहब कब उठेंगे और कब नाश्ता लेंगे। मुलाजिमा के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, एक्चुअली रात को काम ज़्यादा था इसीलिए देर से सोया था। वो कहने लगी, आइंदा ऐसी देर की तो फिर भूखे ही रहना। इससे पहले कि वो जाती मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आया। मैंने सोचा इस नौकरानी को तो पता होगा कि वो लड़की कौन है। मेरे सवाल पर जो खुलासा उसने किया मैं तो दंग सा रह गया। मैंने उससे पूछा कि ये मैनेजर साहब के कितने बच्चे हैं। कहने लगी कि मुझे क्या पता। मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा कि वो इस घर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके बीवी बच्चे भी होंगे। वो कहने लगी, ये मैनेजर साहब का घर नहीं है। ये कहकर वो बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया कि ये चक्कर क्या है। अगर ये मैनेजर साहब का घर नहीं है तो उसने मुझे यहाँ किस हिसाब से रखा है और वो खुद इस घर में क्यों रह रहा है। ये घर किसका है? मुझे तो ये ख्याल सताने लगा कि कहीं मैनेजर ने मेरे साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं की, कहीं मुझे किसी चीज़ में फंसा कर। मेरा दिमाग घूम रहा था जब वो मैनेजर मुझे क्वार्टर में आता दिखाई दिया। मुझे कहने लगा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैं चाह रहा था कि आज हम साइट का विजिट कर लेते हैं। तुमने नक्शा तो बना लिया ना? मैं एक इंजीनियर था और मेरी यही नौकरी थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ पर हमें अपार्टमेंट और स्विमिंग पूल, मार्केट वगैरह बनानी थी। मैं और मुझ जैसे बहुत से इंजीनियर्स इसी काम में लगे हुए थे। मैंने कहा, जी हाँ, बस नाश्ता कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैं मैनेजर के साथ वो जगह देखने चला गया जहाँ पर हमें काम करना था।
वहीं मैंने बातों बातों में मैनेजर से पूछा कि ये घर किसका है, तो वो कहने लगा ये मेरे सेठ का घर है, लेकिन मैं उनका भरोसेमंद मुलाजिम हूँ, इसलिए वो जब भी मुल्क से बाहर होते हैं तो सालों साल वापस नहीं आते, तो फिर मुझे ही उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वो लड़की याद आ गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, क्या आपके बीवी बच्चे भी यहीं रहते हैं? वो कहने लगा, कौन से बीवी बच्चे, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ये सुनकर मुझे और हैरत हुई। कहने लगे, मेरे बॉस की बेटी है जो यहाँ रहती है। क्योंकि मैं बचपन से ही ये सब कुछ संभाल रहा हूँ, इसलिए वो मुझे चाचा चाचा कहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरा एक मसला तो हल हो गया था, वो लड़की बॉस की बेटी थी। लेकिन एक बात अभी भी मेरे दिमाग में उलझ रही थी कि वो रात के वक्त पीछे अस्तबल में क्या करने जाती थी। पहले मैंने सोचा कि ये भी मैं मैनेजर से पूछ लूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ भी ना कहा, क्योंकि जिस तरह से वो लड़की जा रही थी लग रहा था कि चोरी छिपे ही जाती है। लेकिन एक सवाल और मुझे तंग करने लगा कि जब वो पूरे घर की मालिक है तो उसे किस बात का डर था? वो क्यों छुप छुप कर पीछे उस अस्तबल में जाती थी? वो तो खुलेआम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती थी। हम लोग शाम के 7-8 बजे वापस आए थे। मैंने खाना खाया। रात की कॉफ़ी मैंने अपने क्वार्टर में ही बनाई थी। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर था। मैंने कॉफ़ी बनाई और अनजाने ही उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। हालांकि सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऑफ़िस जाना था, लेकिन फिर भी मुझे उस लड़की का इंतज़ार था। मुझे लगा जैसे आज वो फिर आएगी, और वही हुआ। रात के ठीक 2 बजे वो लड़की फिर से यूं ही ट्राउज़र शर्ट में बाहर आई, और फिर पूरे लॉन को उसने ऐसे देखा जैसे ये जानना चाह रही हो कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। अब धीरे धीरे कदम उठाते हुए वो पीछे अस्तबल की तरफ चली गई। मेरे दिल में ख़याल आया कि आज तो मैं उसका पीछा करके देख लूं कि आखिर ये पीछे करती क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख़याल आने लगा कि मुझे सुबह ऑफ़िस जाना है। अगर मैं देर से उठा तो मैनेजर से मेरी अच्छी खासी खिंचाई हो जाएगी। मैंने सोचा मुझे इससे कोई मतलब रखना ही नहीं चाहिए कि वो क्या करती है क्या नहीं। बॉस की बेटी है, अगर उसने मुझे देख लिया या मेरी शिकायत अपने डैड से कर दी तो मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर वही दिलचस्पी कि एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उठकर जैसे ही क्वार्टर के दरवाजे तक पहुंचा तो मैनेजर को तेज़ी से लॉन में आते देखकर वहीं ठिठक कर रुक गया। उसने पूरे लॉन में नज़रें घुमाई और फिर पीछे अस्तबल की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो लड़की का हाथ थामे उसे लेकर आ रहा था, और वो लड़की उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी, और वो मैनेजर उसे घूर घूर कर देख रहा था, और वो ये भी कह रहा था कि आइंदा अगर वो रात के वक्त पीछे गई तो वो उसकी शिकायत उसके बाप को लगा देगा। वो लड़की खामोश थी, लेकिन आंसू बहा रही थी। वो घर के अंदर जा चुके थे। मैं और ज़्यादा उलझन में फंस गया। मुझे सुबह ऑफ़िस भी जाना था, इसीलिए मैंने लैंप बंद किया और सो गया। सुबह जब मैं उठा तो वो लड़की लॉन में ही थी। लॉन में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी। वो अपने ही काम में मगन थी। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन नाश्ते में अभी वक्त था, इसीलिए क्वार्टर से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ मैं लाउंज में आ गया और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो शायद कोई गाना गुनगुना रही थी। बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। फूलों को उसने तोड़कर जब अपने हाथों से गुलदस्ता सा बना लिया तो एकदम से पीछे पलटी। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसीलिए मुझसे टकराते टकराते बची। मुझे हैरत से देखने लगी, फिर मुझसे कहने लगी, कौन हैं आप?
मैंने कहा, आपका राजदार। मेरी बात सुनकर वो कुछ घबराई। मैंने कहा, परेशान मत होइए, मैं इस क्वार्टर में किराए पर रहता हूँ, आपके बाबा के ऑफिस में काम करता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे की हैरत और परेशानी दोनों ख़त्म हुई। फिर कहने लगी, ओ हाँ, याद आया, मैनेजर साहब ने मुझे बताया था आपके बारे में। वैसे भी मुझे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत थी, इसीलिए बातों का फ़न मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैंने सोचा इस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं क्या इसका पीछा करूं, ये देखूं कि ये पीछे क्या करने जाती है। बेहतर है कि इससे दोस्ती कर लूं, ये मुझे खुद ब खुद सब कुछ ही बता देगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो बात मुझे पता चलेगी वो मेरे होश उड़ा कर रख देगी। मैंने कहा, वैसे तो आप बॉस की बेटी हैं, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ, अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दे दिया करें तो। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी। कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ, ठीक है, जब मैं फ्री होंगी तो आपके पास आ जाया करूँगी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। हमारी बातों का सिलसिला चल निकला तो अक्सर शाम के वक्त वो मेरे क्वार्टर में आ जाती, मुझसे हिंदुस्तान के बारे में पूछती, कभी इधर उधर की बातें करती रहती। काफ़ी बातूनी किस्म की लड़की थी, बहुत जल्द मुझसे बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने उससे ये पूछा कि आपको घोड़े कैसे लगते हैं तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग आकर गुजरे। कहने लगी, मुझे घोड़ों से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा, तभी आप रात को अस्तबल में जाती हैं। उसके चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ गया। कहने लगी, तुम मेरा पीछा करते हो, तुम मुझ पर नज़र रखते हो। वो इस कदर गुस्से में थी कि मैं तो बौखला कर रह गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही रात को आँख खुली तो मैंने तुम्हें पीछे अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वो फ़ौरन से खड़ी हो चुकी थी, गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं तो अपनी बात कहकर पछताया। कहने लगी, आइंदा मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इतना बुरा मान जाओ। लेकिन उस लड़की ने मेरी बात सुनी ही नहीं, फ़ौरन ही गुस्से से क्वार्टर से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया कि कहीं वो मेरी शिकायत बॉस से ना लगा दे। इस बार मैंने रात को क्वार्टर की सारी लाइट्स बंद कर दी। रात को मुझे आहट की आवाज़ तो आई, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल मुझे अंदर से बेचैन किए हुए था, वो ये कि आखिर वो पीछे करने क्या चाहती है। लेकिन उससे ये बात पूछकर मैंने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। अब तो वो मुझसे भी चौकन्नी रहने लगी थी। इसके बाद अगले रोज़ ऑफिस से वापस आने के बाद मैं घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। मैं सोच चुका था कि मैं उस लड़की से माफ़ी मांग लूँगा। मुझे वाकई उसके मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उससे पूछना चाहिए था। मैं इस इरादे से जब घर में दाखिल हुआ तो नौकरानी से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से बात करनी है, उससे मिलना है। तो वो कहने लगी कि वो पीछे अस्तबल में है, वहीं जाकर बात कर लो। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अस्तबल में जाऊं या ना जाऊं। खैर, मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उस बंगले के पिछली तरफ जाने लगा जहां घोड़ों का अस्तबल था। जब मैं अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अपने घोड़े को अपने हाथों से नहला रही थी, उसे पानी डाल रही थी और घोड़ा भी उससे काफ़ी परिचित था। मैं हैरान रह गया कि वो मालिक की बेटी होकर घोड़े को खुद क्यों नहला रही है। हालांकि वहाँ पहले से ही घोड़ों की देखभाल के लिए एक मुलाजिम मौजूद था
जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे गुस्सैली नज़र से देखा। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वाकई आपकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज़ी का कोई हक नहीं था। आप मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, आप अपने काम से काम रखा करें। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। कहने लगी, आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत अपने बाप से ना लगा दूँ और कहीं वो आपको नौकरी से ना निकाल दें। बस आप इसीलिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। बात उसकी 100% ठीक थी। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं वो अपने बाप से कुछ कह ना दे। उसके मुंह से ये सुनकर मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी का क्या है, वो मुझे और मिल जाएगी। लेकिन मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने कहा, प्लीज़ आप मुझसे वैसे बातचीत कर सकती हैं जैसे पहले करती थी। कहने लगी, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, वरना एक बार मेरा दिल जिस शख्स से दुख जाए मैं दोबारा उससे बात नहीं करती। ये कहकर वो दोबारा घोड़े को नहलाने लगी। मैं वहाँ से वापस आ गया। 2-3 महीने तो मैंने दोबारा देखने की कोशिश नहीं की कि वो लड़की कब पीछे अस्तबल में जाती है, कब वापस आती है। लेकिन एक बार मैंने देखा वो बड़ी बेचैनी से पीछे अस्तबल की तरफ गई, बिल्कुल भागते हुए। ये देखकर मुझे ज़रा चिंता होने लगी। मैंने सोचा कि ये बात तो अब काफ़ी पुरानी हो गई है और अब वो मुझ पर भरोसा भी करने लगी है। अब वो मुझ पर शक नहीं करेगी। बस एक बार मुझे ये देखना था कि वो पीछे जाती क्यों है, और वो भी रात के इस पहर। मैंने अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोला, धीरे से चलता हुआ पीछे अस्तबल की तरफ जाने लगा। तभी मेरे पाँव उस लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वहीं थम से गए। वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? मैंने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही मैंने अस्तबल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए। बेबसी से मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी बेतहाशा उठने वाली चीख को रोका था। मैं वहीं से उल्टे कदम वापस आ गया और अपने क्वार्टर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ये क्या था जो मैं देखकर आ रहा था? मेरा जहन बिल्कुल काम करना छोड़ गया था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो लड़की रात के इस पहर पीछे अस्तबल में जाकर ये काम भी कर सकती है। कुछ ही देर बाद मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा खटका। मैं तो पूरे का पूरा चौंक कर रह गया और मेरी जान उस वक्त निकली जब वो लड़की मेरे क्वार्टर के बाहर खड़ी थी। मुझे यही खौफ हुआ कि कहीं वो मुझे देख ना चुकी हो। मेरे क्वार्टर में उस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। मैंने कुछ देर बाद उठकर दरवाज़ा खोला और आँखों को यूं मसला जैसे मैं नींद से जागा हूँ। वो अंदर आई। कहने लगी, तुम फिर मेरे पीछे आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, मैं भला आपका क्यों पीछा करूँगा। कहने लगी, मुझे लगता है वो मैनेजर का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया है। मुझसे कहने लगी, ये मैनेजर अच्छा आदमी नहीं है। मैंने ये बात हैरत से सुनी। कहने लगी, मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि उसने मेरे पिता का सारा काम अपने काबू में कर रखा है और मैं अभी सिर्फ 12th क्लास में हूँ। जब तक मैं खुद बिज़नेस संभालने जितनी नहीं हो जाती, उसको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ये अंदर ही अंदर मेरे बाप की हर चीज़ पर कब्ज़ा करने लगा है। मैंने कहा, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने पिता से ये बात कहें। ये बात सुनकर वो आंसू बहाने लगी। कहने लगी, तुम सच नहीं जानते। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं, तुम्हें सच बता दूं।
मैंने कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पीछे अस्तबल में ले गई। कुछ देर पहले मैंने उसे घोड़ों के अस्तबल में जाते देखा था। उसने अपने घोड़े को खोला और उसे एक कोने की तरफ बांधकर नीचे बैठ गई। लेकिन मुझे वहाँ सिर्फ घोड़ा ही नज़र आ रहा था, क्योंकि नीचे लकड़ी का जाला था। इसके बाद वो घोड़ा उछलने लगा। मैं परेशान सा हो गया कि न जाने वो लड़की क्या कर रही थी। यही देखकर मैं वापस पलट आया था, लेकिन अब वो लड़की खुद मुझे वहाँ लेकर जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि ये मसला क्या है। मैं उस लड़की के बारे में बुरा नहीं सोच सकता था, क्योंकि वो ऐसी नहीं थी। लेकिन न जाने वो इस वक्त क्या कर रही थी। लेकिन ये राज भी मेरे सामने खुल गया। वो मुझे अस्तबल के दूसरी तरफ ले गई। वहाँ उसने घोड़ा पहले से ही बांधा हुआ था और वो घोड़ा आंसू बहा रहा था। घोड़ा थोड़ा उछल भी रहा था। मैंने कहा, इसे क्या हुआ है? कहने लगी, वहाँ मेरे पिता की कब्र है। ये सुनकर तो मैं अपना दम खो बैठा। ये 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने बाप को यहीं दफना दिया था। बस ये घोड़े ही जानते हैं कि मेरे पिता इंतकाल कर चुके हैं। मैंने उस मैनेजर से यही कहा है कि मेरे बाबा दूसरे मुल्क गए हैं। मुझे बस अपनी डिग्री पूरी होने का इंतज़ार है, जब मैं उसके कब्ज़े से सब कुछ ले लूँ। लेकिन ये बार बार मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन करने के लिए कहता है कि जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती सारे मामलात मेरे हवाले कर दें। मैं अपने बाप का खौफ दिला देती हूँ तो ये चुप हो जाता है। मैं यहाँ पर अपने बाबा की कब्र पर आती हूँ, उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ और ये घोड़े मेरे बाबा से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उनकी कब्र पर आते ही ये रोने लगते हैं, पाँव मारने लगते हैं। ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने उस लड़की की मदद यूँ की कि मैंने उससे शादी कर ली और उसके बाद सारे कारोबार को खुद संभालना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।